हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन के कक्ष की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चाल और आवर्ती और परिक्रमण काल, आवर्तकाल के बारे में अध्ययन किया था। उनके लिए सूत्र डिराइव किए थे। आज हम उन सूत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमें इन चीज़ों का मालूम होना चाहिए, फॉर्मूले वगैरह। तो त्रिज्या का फॉर्मूला ध्यान रखें ये, और साथ में भी देखें किसके समानुपाती है, किसके व्युत्क्रमानुपाती है। वेग का फॉर्मूला है ना, ये जो आवर्ती है किसके समानुपाती, किसके व्युत्क्रमानुपाती, इस बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इजी क्वेश्चन है। बोर ने अपने सिद्धांत बनाते हुए निम्न का उपयोग किया। तो देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण का, कोणीय संवेग संरक्षण का, क्वांटम आवर्ती का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। आप सबको मालूम है इसका आंसर क्या है ना। कोणीय संवेग संरक्षण, इसका उपयोग किया था उन्होंने। ठीक है, और इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन जो है केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो इन्होंने इस कोणीय संवेग का संरक्षण के हिसाब से अपनी थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है, बोर त्रिज्या को a0 माना जाए तो हाइड्रोजन अणु की दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। बोर त्रिज्या a0 है, तो आपको फॉर्मूला अभी अभी मैंने दिखाया है, आपको फॉर्मूला आपके सामने था। Rn इजिकल्स टू क्या होता है, 0.529 को मैं a0 लिख सकता हूं, बिकॉज 0.529 ही बोर त्रिज्या है। आपको मालूम होना चाहिए n²/z, ये 0.529 ही है, ये बोहर त्रिज्या है। ओके, आप ये बोहर त्रिज्या है तो हाइड्रोजन अणु की दूसरी कक्षा की त्रिज्या होगी। तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या है, a0 और n माने यहां पर 2 है, दूसरी कक्षा की त्रिज्या बोली, और z 1 है, हाइड्रोजन का है। ये क्या हो गया, 4a0, ये दूसरी कक्षा की। तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या 4a0 हो गई। और आप कह सकते हैं एक और बात कि जो दूसरी कक्षा की तो त्रिज्या है, देखिए बोर त्रिज्या होती क्या चीज है, बोर त्रिज्या है हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक की त्रिज्या। ठीक है कि नहीं। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि जो दूसरी कक्षक की त्रिज्या है वो प्रथम कक्षक की जो त्रिज्या की 4 गुनी है। ये बात भी आपको ध्यान रखने को, क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, कह सकता है दूसरी कक्षा की त्रिज्या जो है वो बोर त्रिज्या, या फिर कह सकते हैं हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या की कितनी गुनी है। तो कौन सा आंसर सही हो गया हमारा, 4a0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। निम्न स्तर पर H2 अणु की त्रिज्या, ये आपके सामने है। निम्न स्तर का मतलब, चलिए पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लें, उसके बाद बताते हैं। मीटर है, एक इलेक्ट्रॉन के टकराने से त्रिज्या 21.2 × 10⁻11 मीटर हो जाती है। मुख्य क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। मुख्य क्वांटम संख्या होती है n का मान, ये आप जानते हैं। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, किसके लिए, अब नया n का मान, ये निम्नतम कक्षा में ये आ गया ना, यहाँ पर जिसकी त्रिज्या ये है, इस कक्षक के लिए n का मान आपको निकालना है। या फिर आपको मैं कह सकता हूँ, देखिए निम्नतम स्तर का मतलब क्या होता है। जैसे मैं एक शेप बना के बता दूं, ये मान लीजिए पहला कक्षक है, ये दूसरा, ओके, मैंने कुछ कक्षक बनाए हैं आपके सामने। अब ये मान लीजिए पहला कक्षक है आपका, ये तो न्यूक्लियस नाभिक हो गया, ये पहला कक्षक है। तो पहले कक्षक को ये निम्नतम कक्षक बोला जाता है, या फिर इसको मूल अवस्था भी कह सकते हैं। इसको प्रथम कक्षक हो गया। तो निम्नतम कक्षक के लिए n इजिकल्स टू क्या हो गया, 1। निम्नतम कक्षक मतलब n बराबर 1। और जो है ये निम्नतम कक्षक था, यहाँ पर
त्रिज्या ये है 5.3 गुणा 10 की घात -11 मीटर। ओके, हमको मालूम है पहले कक्षा की त्रिज्या ये है, इसने कह दिया है। हम पहले कक्षा की त्रिज्या 0.529 एंगस्ट्रॉम मानते हैं, परंतु आपको जो है ये मानकर आगे बढ़ना है, क्योंकि इसने बोल दिया है ना, लिख दिया है, तो अब इसको ये मानते हुए जानबूझ के थोड़ा सा चेंज करते हैं, बिकॉज ताकि आगे से आगे वो क्या नाम है कैलकुलेशन को इजी बना सके। अदरवाइज नहीं दे रखा है तो हमारा 0.529 एंगस्ट्रॉम राइट है। अब जो है क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बारे में खूब आगे डिस्कशन भी करेंगे। जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो ऊर्जा लेकर ये उच्च स्तर में चला जाता है, उत्तेजित अवस्थाओं में चला जाता है ना। तो ये पहली उत्तेजित अवस्था, ये दूसरी उत्तेजित अवस्था। देखो ये तो अपने ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है कि नहीं। ऊर्जा मिलेगी तो उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। तो ये प्रथम उत्तेजित अवस्था, ये द्वितीय उत्तेजित अवस्था। प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए n बराबर क्या है 2, और द्वितीय उत्तेजित अवस्था के n बराबर 3, तृतीय उत्तेजित अवस्था के लिए n बराबर 4 है। तो एक्चुअल में क्या है कि जहाँ पर अगर मान लीजिए कोई ऊर्जा यहाँ पर आई, कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो ये उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है, और उच्च ऊर्जा में चला जाएगा तो फिर अपने आप इसकी त्रिज्या, इसके कक्षा की त्रिज्या बढ़ जाएगी। मतलब ये यहाँ से मान लीजिए 3 पर आ गया, तो ऊर्जा लेकर टकराने से त्रिज्या 21.2 हो जाएगी, तो बड़ी हो गई त्रिज्या। देख लीजिए पहले से बड़ी हो गई, तो ऑब्वियस सी बात, ऊर्जा लेकर यहाँ पर गया तो देखिए त्रिज्या बड़ी हो गई कि नहीं हो गई। अब हमें ये बताना है कौन से कक्षक में चला गया ये, ऊर्जा लेकर त्रिज्या ये बन गई, इसका मीनिंग अब वो कौन से कक्षक के अंदर है, ये इस प्रश्न में अपन को पूछा है। ठीक है, कोई से भी कक्षक में हो, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है आर का, आर एन बराबर ए नॉट एन स्क्वायर बटा जेड। 0.529 जानबूझ के नहीं लिखा, बिकॉज हमको इस बार बोहर त्रिज्या क्या दे रखी है 5.3 इसको बोहर त्रिज्या क्यों कह रहा हूं मैं, हाइड्रोजन है, यस हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है। दूसरी बात निम्नतम स्तर है, मतलब n बराबर 1, तो हाइड्रोजन की बात हो रही है, n बराबर 1 है, मतलब क्या है बोहर त्रिज्या। बताया था ना, हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक की जो त्रिज्या होती है उसे ही हम बोहर त्रिज्या बोलते हैं। तो ये क्या है, हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या, यही ए नॉट है, यही बोहर त्रिज्या है। ओके, आपको निकालनी है n का मान निकालना। तो मान लिया हमको नहीं मालूम n का मान क्या है, परंतु हमको ये मालूम है कि वो जिस भी क्या कहते हैं कक्षक में चली गई, n के किसी भी मान के लिए उसकी त्रिज्या कितनी हो गई 21.2 गुणा 10 की घात -11, कहीं पर भी गई हो उसकी त्रिज्या ये हो गई। त्रिज्या की जगह त्रिज्या का मान रख दिया। हाँ, इस बार बोहर त्रिज्या क्या दे रखी है, तो हमें यही लेनी है। ओके, 10 की घात -11 एन स्क्वायर बटा जेड। एन स्क्वायर हमें नहीं मालूम, एन का मान तो हमें निकालना है कि ये जो त्रिज्या है वो कौन से किस एन के मान के लिए है, कौन से कक्षक की है, पहले दूसरे तीसरे नहीं मालूम, पर हमने लिख दिया। अब n का मान आ जाएगा अपॉन z, z का मान 1 है क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहा है ये। तो n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप खुद देख लीजिए। n स्क्वायर बराबर ये आएगा नीचे 21.2 गुणा 10 की घात -11 बटा 5.3 गुणा 10 की घात -11। ये देखिए घातें आपस में कैंसिल हो गई और 20, तो ये 4 बार कट गया, इससे 5.3 जो इससे 4 बार कैंसिल हो गया। तो n स्क्वायर बराबर 4, तो n बराबर कितना हो गया 2। तो आप देख सकते हैं इसका मीनिंग है वो दूसरे कक्षक में चला गया ऊर्जा लेकर। समझ गए, इस तरीके से हमने आंसर निकाल दिया n बराबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आप अपना दिमाग भी लगाते रहें, सोचते रहें आंसर क्या हो सकता है, कैसे करेंगे। साथ साथ में हाइड्रोजन अणु की पहली उत्तेजित अवस्था में त्रिज्या होगी। अब देखिए सिर्फ इसमें यही चीज़ नहीं है, पहली उत्तेजित अवस्था। अब आपको मैंने अभी अभी बताया है, पिछले डायग्राम में यहाँ पे बताया था पहली उत्तेजित। देखो ये तो मूल अवस्था है अपने, n बराबर 1 मूल अवस्था के लिए है। ये बाकी जितनी भी अवस्थाएं होती है पहले कक्षक को छोड़ के सब उत्तेजित अवस्थाएं। जब हम ऊर्जा स्तर की बात करेंगे तब इनको फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये बाकी सब उत्तेजित अवस्थाएं। तो आप देख लीजिए पहली उत्तेजित अवस्था n बराबर 2, दूसरी उत्तेजित अवस्था n बराबर 3। तो उसने कहा है पहली उत्तेजित अवस्था, तो हम समझ गए n बराबर 2 के लिए बात कर रहा है, में त्रिज्या होगी
पहली उत्तेजित अवस्था मतलब n बराबर 2 में त्रिज्या कितनी होगी? निम्न स्तर का मीनिंग है n बराबर 1। निम्न स्तर से 4 गुनी, निम्न स्तर से बराबर तो हो ही नहीं सकती, n बराबर 1 और n बराबर 2 की बराबर त्रिज्या कैसे हो सकती है? निम्न स्तर से 2 गुनी और निम्न स्तर से आधी, n बराबर 2 की निम्न स्तर से आधी कैसे हो सकती है? कुछ ज़्यादा ही होगी, या तो 4 गुनी होगी, बड़ी होगी। अब फॉर्मूले से पता चलेगा बड़ी होगी या छोटी। तो फॉर्मूला है अपना आर, देखिए एक ही परमाणु के लिए है तो जेड कांस्टेंट। देखिए फॉर्मूला ये है आर एन बराबर ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। अब आप देख लीजिए फॉर्मूला में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसके लिए पर्टिकुलर इसके लिए जेड भी कांस्टेंट है। भाई हाइड्रोजन एफिक्स हो गया, हाइड्रोजन Z1, तो मैं कह सकता हूं आर नॉट समानुपात आर एन जो है समानुपाती है एन स्क्वायर के, आर एन स्क्वायर के समानुपाती है। तो हम कह सकते हैं R1 बटा R2 इज इक्वल्स टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। ये चीज़ें आपने लास्ट क्लास में भी आपने समझी हुई है। 11th के अंदर बहुत से ऐसे काम किए, अगर इस तरीके से समानुपाती है और 2 कंडीशन है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको बतानी है निम्न स्तर से कितनी गुनी हो गई, तो निम्न स्तर वाले की कैपिटल आर मान लो। निम्न स्तर से बतानी है निम्न स्तर से कितनी गुनी हो गई, और उच्च स्तर की आपको मतलब n बराबर 2 के लिए निकालना है आपको। ये n1 स्क्वायर, ये कौन सा कक्षक है? पहला। तो पहले कक्षक के लिए n 1 है तो 1 का स्क्वायर, और दूसरे कक्षक के लिए n 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। n बराबर n2 दूसरा कक्षक ये है तो n बराबर n2 2 हो गया 4। अब देखिए R2 का मान निकालना है, वज्र गुणा कर दीजिए, 1 का गुणा R2 से R2 बराबर 4R, मतलब प्रथम कक्षा की त्रिज्या का 4 गुना हो गया। इसको हमने पहले भी किया है। अभी कहाँ पर है 4 गुना वाला? निम्न स्तर से 4 गुनी त्रिज्या हो जाएगी। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन n1 to n1 से n2 तक जाता है, वेयर n1 and n2 आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ 2 स्टेट्स। Assume the Bohr model to be valid. The time period of the electron in the initial state is 8 times that in final state. The possible value of n1 and n2 are. इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ। देखिए द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, कोई हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन का मतलब संक्रमण करता है। संक्रमण करने का मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन अगर एक कक्षक के दूसरे कक्षक में जाता है तो इसे हम संक्रमण बोलते हैं। संक्रमण करना, एक कक्षक के दूसरे कक्षक जाना, संक्रमण कर रहा है। संक्रमण कहाँ से कहाँ कर रहा है? n1 से n2। हमें नहीं पता n1 क्या है और n2 क्या है। आप यहाँ पर ये ठान के मत बैठना कि n1 का मतलब पहला कक्षक, n2 का मतलब दूसरा कक्षक। इसका यहाँ पर कहने का मतलब है एक किसी कक्षक से किसी कक्षक दूसरे कक्षक में चला गया। पहले किसी कक्षक में था इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु का, और अब वो किसी दूसरे कक्षक में जाकर बैठ गया। ठीक है नहीं, ऐसा कुछ हुआ है। जहां n1 और n2 जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या है। क्या है ये? मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या है। ओके मुख्य क्वांटम संख्या मतलब 1 2 या 3 कुछ ऐसा हो सकता है। अज्यूम द बोहर मॉडल, मान लीजिए यहाँ पे इसने कहा है कि ऐसा मानना है ताकि बोहर मॉडल यहाँ पर अप्लाई हुआ है, और हम तो मान के ही चलेंगे, नहीं बोलता तो भी मान के ही चलना पड़ता, कोई चांस ही नहीं। द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट, ये बात यहाँ अच्छे से समझना। द टाइम पीरियड जो आवर्त काल है, आवर्त काल परिक्रमण काल, जो भी जो आवर्त काल है ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मतलब जो पहले स्टेट में था। पहले स्टेट कौन सी थी? n1। n1 से n2 गया तो पहली स्टेट का मतलब प्रथम स्टेट n1, और दूसरी स्टेट क्या है? n2। प्रथम अवस्था n1 है तो n1 से n2 गया है। तो ये क्या कह रहा है कि जो आवर्त काल है इलेक्ट्रॉन का इन पहली स्टेट मतलब प्रथम अवस्था में इज 8 टाइम्स दैट इन फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट कौन सी है? n2, और ये दूसरी अवस्था में 8 गुना है। पहली अवस्था में जो आवर्तकाल है वो दूसरी अवस्था में आवर्तकाल का 8 गुना है। ओके,
तो आपको N1 और N2 निकालना है। वापस से एक बार क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूं आपको। किसी हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो N1 से N2 में संक्रमण करता है। पहले N1 में था, बाद में N2 किसी N2 कक्षक में चला गया। पहले N1 कक्षक में था, N1 कक्षक पहला नहीं, पता नहीं कौन सा है, फिर N2 कक्षक में चला गया, अच्छी बात है। इसने ये कहा कि ये प्रथम अवस्था हुई, N1 से N2 में गया, तो पहले कहाँ था N1, बाद में कहाँ गया N2। तो इसने कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले कक्षक में जो आवर्तकाल है, मतलब जो N1 के अंदर जो आवर्तकाल था, N1 में कक्षक में जब बैठा था तब इलेक्ट्रॉन का जो आवर्तकाल था, अब जब N2 कक्षक में आ गया, अब इस यहां के आवर्तकाल से यहां पर कोई और आवर्तकाल होगा। कक्षक कक्षक के हिसाब से आवर्तकाल, वेग और त्रिज्या है, सब आपस में बदलती रहती है। तो ये पहले कोई दूसरा कक्षक है, कोई दूसरा कक्षक, इसमें कोई और आवर्तकाल होगा, इसमें कोई और आवर्तकाल होगा। और प्रश्न कह रहा है इस कंडीशन में जो आवर्तकाल था, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन बैठा था तब जो आवर्तकाल था वो आवर्तकाल 8 गुना है इसका। तो यहां पर आवर्तकाल ज्यादा है, यहां पर आवर्तकाल 8 गुना है। इस वाले, जब इस वाले कक्षक में बैठा था ना, इस वाले कक्षक में जो आवर्तकाल है उसका यहां पर आवर्तकाल जो है 8 गुना है, इससे 8 गुना है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन समझ गए। अब हमें N1 और N2 निकालना है। इनिशियली मैंने जब आपको बताया था कुछ फॉर्मूले, उस फॉर्मूले में आवर्तकाल का समझिए। आवर्तकाल, क्योंकि हम यही वाला कंडीशन लेंगे, आप खुद देख लीजिए, यही वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी। Z कांस्टेंट है इसके लिए, क्योंकि एक ही प्रकार के दो कंडीशन है हमारे पास। हम अभी इससे सूत्र बना देंगे। ये आवर्तकाल समानुपाती है n की घात 3 के, आवर्तकाल समानुपाती है n की घात 3 के। T जो है वो n की घात 3 के समानुपाती है। ठीक है, अब दो कंडीशन है यहाँ पर, तो उन दो कंडीशन के लिए अपन फॉर्मूला बना लेते हैं। मैं कहूँगा T1 बटा T2 बराबर N1 क्यूब बटा N2 क्यूब। इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। ये फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, दो कंडीशन थी और ये इस तरीके समानुपाती वाला रिलेशन है। तो T1 बटा T2 बराबर N1 क्यूब बटा N2 क्यूब। ये हमने उस कंडीशन से लेकर दो अवस्थाओं के लिए एक समीकरण बना दी। अब जो है आवर्तकाल, मतलब आवर्तकाल के बीच में अपन को रिलेशन दे रखा है। मान लीजिए पहले आवर्तकाल T था, मान लीजिए यहां पर पहले, बाद में आवर्तकाल मान लो T है, बाद में कोई T आवर्तकाल है। तो पहले आवर्तकाल कितना है प्रश्न के अनुसार, क्या कहा था प्रश्न ने, इस समय जो आवर्तकाल है वो 8 गुना है इसका। तो अगर मैं इसको T मान लेता हूं तो ये अपने आप कितना बन गया, 8T नहीं बन गया। जब इस वाले आवर्तकाल को T मान लेते हैं तो प्रश्नानुसार ये जो इसका जो आवर्तकाल है इस वाले का 8 गुना है, तो इसका T है तो इसका 8T मान रख दीजिए इसके अंदर। हमने T1 पहले वाले के लिए, ये रहा पहले वाले के लिए 8T, बाद वाले के लिए T, N1 क्यूब बटा N2 क्यूब। T से T कैंसिल हो गया। अब जो है ये क्यूब है, घन जो है ये घन यहाँ पर घनमूल के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा N1 बटा N2। ये जो घन 3 दोनों के ऊपर घात 3 है ना, वो कॉमन घात चली जाएगी और जो घात 3 वो इसके ऊपर आ जाएगी घनमूल के रूप में। 8 का घनमूल कितना होता है 2 और 1 का घनमूल कितना होता है 1, है ना। ये होल पावर 3 है, होल पावर 3 जो है वो 3 इधर आएगी तो घनमूल में आ जाएगा। 8 का घनमूल 2, 1। अब आपको N1 और N2 का कोई मान नहीं मिला, ये बात ध्यान रखें। आप यहां पर ये नहीं कह सकते हमारा N1 2 है N2 1 है, बट मैं ये कह सकता हूं कि मेरे N1 N2 कुछ भी हो परंतु उसका अनुपात 2/1 रहेगा। तो N1 और N2 हमारे पास नहीं है इस केस में, ये बात ध्यान रखना। तो हमारे जो ऑप्शन है, ये जो IIT में क्वेश्चन आया था ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था, मतलब इसमें एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, तो वो उस वाले में से था। तो आपको मालूम है N1 और N2 का अनुपात 2:1 होना चाहिए। तो 2:1 यहाँ पर किस किस का है, N1/N2। इस वाले ऑप्शन में 2:1 आ रहा है क्या, N1 4 N2 2। देख लीजिए 2:1 है, N1 4 N2 2, 4/2 क्या होता है 2:1, करेक्ट। और भी देखना पड़ेगा इस केस में 8/2, N1 8/2 होता है 4/1, गलत 8/1 नहीं, ज़्यादातर बच्चे इसको करेक्ट करा देंगे 8/1 है हमारे यहाँ पर, नहीं वो N1 क्यूब बटा N2 क्यूब है। चौथा ऑप्शन है 6/3, तो आपको पता है 6/3 भी कितना होता है 2/1, ये भी आंसर हमारा राइट है। ठीक है कि नहीं, इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
इन बोहर मॉडल द एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज आर नॉट, देन द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इट एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मतलब जो त्रिज्या है जो है n1 के लिए r0 है। n1 यहां पर पहला ही कक्षक है, पहले कक्षक के त्रिज्या r0 है, इसने ये कहा। देन द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, तो तीसरे कक्षक की त्रिज्या क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले कक्षक की त्रिज्या जो है n1 के जो r0 है, तो आपको तीसरे कक्षक की त्रिज्या बतानी है। ठीक है, अब इसमें आपको कहेंगे कोई कौन सा परमाणु है ये बताना चाहिए, H है, He प्लस है, Li प्लस प्लस है, जो भी है कौन सा है, तो अपन को इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों कि मान लीजिए दोनों ही केस, दो केस है हमारे पास, पहले कक्षक की त्रिज्या तीसरे कक्षक, ये किसी दो अलग अलग परमाणु के लिए, आयन के लिए थोड़ी ना है, किसी एक के लिए ही है। इसका मतलब Z कांस्टेंट है इस केस में, तो हम कौन सा रिलेशन यूज में ले लेंगे? Rn इस समानुपाती है किसके? n² के, क्योंकि दोनों कंडीशन के लिए, जब वो पहले कक्षक में था और तीसरे कक्षक में था, दोनों के लिए Z तो समान है ना, किसी एक ही परमाणु के लिए बात हो रही है, तो कॉमन सेंस की बात है। तो इसका मतलब Z की जरूरत नहीं है हमें, दो कंडीशन है Rn इस समानुपाती यानी स्क्वायर के, तो आप कह सकते हैं दो कक्षक कौन कौन से, पहला और तीसरा, तो आप कह सकते हैं R1 बटा R3 बराबर क्या है? n1 स्क्वायर बटा n3 स्क्वायर। देख सकते हैं आप, ये सूत्र बनाना याद आना चाहिए, ध्यान रखना है, बहुत आगे काम भी लेंगे हम, और भी काम लेंगे कई जगह। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब पहले अक्षर की त्रिज्या इसने क्या बोली? r0, तो r0 मान के चलना है। तीसरे अक्षर की त्रिज्या निकालनी है, तो r3 अपन को निकालना है। n1 ये क्या है? पहला अक्षर, मतलब n1 का मान यहाँ पर 1 है और n3 का मान यहाँ पर 3 है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो देख लीजिए, वज्र गुणा कर लीजिए, तो r3 बराबर, r3 उधर गया और ये हो गया 9 r0, R3 बराबर 9 R0। 9 R0 किधर है? ये, ठीक है, ये आंसर है। द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट, द्वितीय स्थायी कक्षा के लिए, दूसरी कक्षा के लिए त्रिज्या जो है वो दूसरी कक्षा के लिए कितनी है? इन बोथ एटम इन इज R है। दूसरी कक्षा की त्रिज्या r है, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी, तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? तो इस बार दूसरी कक्षा की दी हुई है और तीसरी कक्षा की पूछ ली है, तो सेम टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, आपको मालूम है। तो इस केस में क्या करेंगे? वही वाला फॉर्मूला Rn³, तो आपको मालूम है R2 बटा R3, दूसरे कक्षा की त्रिज्या बटा तीसरे कक्षा की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? दूसरे कक्षक के लिए क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या बटा तीसरे कक्षक के लिए मुख्य क्वांटम संख्या। यहां पर ये हमने क्यूब लिख दिया है। Rn समानुपाती है n² के, तो दूसरे कक्षक की त्रिज्या बटा तीसरे कक्षक की त्रिज्या क्या हो जाएगी? n2² बटा n3²। मान रखिए दूसरे अक्षर की त्रिज्या इसने बोली है r, तो r मान लीजिए इसको, और तीसरे अक्षर की त्रिज्या निकालनी है, तो ये रहा r3 बराबर दूसरे, हाँ ये दूसरे अक्षर के लिए मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है? 2 का स्क्वायर बटा ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। वज्र गुणा कर लेते हैं, ये 9r बराबर 4r3, तो R3 का मान आप देख सकते हैं कितना आएगा? R3 का जो मान है वो हो गया 9 बटा 4R, जो कि होता है 2.25R। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द बोर हाइड्रोजन एटम मॉडल, द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब डायरेक्ट रिलेशन पे आ गया क्वेश्चन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि बोहर मॉडल के अनुसार जो है वो स्थायी कक्षक की त्रिज्या जो है समानुपाती होती है। प्रश्न है, बोहर मॉडल के अनुसार स्थायी कक्षकों की जो त्रिज्या है वो
समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? 1/n के समानुपाती, जहाँ n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। जहाँ 1/n के समानुपाती होती है, n के समानुपाती होती है, n के घात -2 के समानुपाती और n का स्क्वायर। सबको मालूम है इस बार, इसमें क्योंकि इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कितनी बार कह चुके हैं। जो त्रिज्या होती है बोर मॉडल के अनुसार वो मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है, n स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो देखो इजी सा क्वेश्चन, अपन को ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन हैज अ मास। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान वो कुछ इस तरीके से है। इट रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस। एक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है किसी वर्ताकार पथ पर, वर्ताकार कक्षा में, जिसकी त्रिज्या ये रही, ये है त्रिज्या r, ये है। और किस चाल से चक्कर लगा रहा है, उसकी चाल भी दे रखी है, 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इस चाल से चक्कर लगा रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम इन दिस मोशन, लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग, परिमाण निकालना रेखीय संवेग का। प्रश्न वापस बता देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन जो है जिसका द्रव्यमान ये दे रखा है, यह किसी नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, नाभिक के चारों ओर, जिसकी त्रिज्या ये है, ठीक है ना, जिस वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या ये है। किस स्पीड से लगा रहा है, किस चाल से लगा रहा है, वो चाल आपके सामने ये है। तो निकालना क्या है? रेखीय संवेग का परिमाण निकालना है कि उस इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग कितना होगा। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है, हमें कंफ्यूज ये किया गया है कि हम डायरेक्ट, क्योंकि ये चीज़ बोहर जैसा भी आ जाता है, हम सीधा रेखीय संवेग नहीं, सीधा कोणीय संवेग वाला सूत्र लगाते हैं, MVR, ठीक है कि नहीं है। जबकि यहाँ पर MVR वाला नहीं लगेगा, हमको ज्ञात क्या करना है? रेखीय संवेग ज्ञात करना है। और दूसरी बात, कंफ्यूज करने के लिए उसने R भी दिया है जानबूझकर, ताकि हम सीधा वही सोचें, MVR सोच लें। M भी पढ़ा है, V भी पढ़ा है, R भी पता है, सीधा MVR कर लीजिए। जबकि ऐसा नहीं करना। यहाँ पर आप देखिए, आपको क्या ज्ञात करना है? रेखीय संवेग। रेखीय संवेग है, कोणीय संवेग नहीं ज्ञात करना है ना। रेखीय संवेग P बराबर क्या होता है? mv। द्रव्यमान दे रखा है, कितना है द्रव्यमान? 9.1 × 10⁻31, और वेग कितना दे रखा है? 2.2 × 10⁶। बस यही करना है। रेडियस कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 10 की घात कितनी हो जाएगी? -25, फिर एक इधर -24। ये आपके आंसर होगा, कैलकुलेट करना इसको। 2.0 × 10⁻24 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका भी। और कोणीय संवेग भी पूछ सकता है, कोणीय संवेग पूछ लेगा तो उसमें क्या कर लेंगे? MVR कर लेंगे बस। तो कोणीय संवेग का भी हो जाएगा, परंतु इसमें रेखीय संवेग का पूछा है तो हमने रेखीय संवेग ही निकाला इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बोर्स मॉडल, इफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज r0, देन द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरीके से, है ना। तो ये समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो r समानुपाती n²। बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट ऑर्बिट की, प्रथम कक्षा की जो त्रिज्या है वो r0 है, तो चौथी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सीधा सा, प्रथम कक्षा की त्रिज्या पता है r0, चौथी कक्षा की त्रिज्या निकालनी है। तो ये लिखा हमने, ठीक है। z का मान तो सेम होगा क्योंकि एक ही परमाणु के लिए बात कर रहा है, जो भी परमाणु या आयन होगा उस अकेले के लिए बात हो रही है। तो ये वाला लगा दिया हमने। हम इसको क्या लिखेंगे? r1 बटा कौन से ऑर्बिट के लिए निकालना है? चौथे ऑर्बिट के लिए। पहले ऑर्बिट की त्रिज्या बटा चौथे ऑर्बिट की त्रिज्या बराबर पहले ऑर्बिट के लिए मुख्य क्वांटम संख्या और चौथे ऑर्बिट के लिए मुख्य क्वांटम संख्या। r1 दे रखा है r0, ये r0 दे रखा है, r इज इक्वल्स टू पहली कक्षा के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 1 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर 16। तो देख वज्र गुणा कर लीजिए, ये उधर जाएगा, r की घात 4 16 r0, ठीक है। तो कौन सा है? ये रहा 16 r0, करेक्ट। नेक्स्ट, तो आज अपन ने कुछ
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं जो हमने इससे पहले जो पढ़े थे। एक वेग का क्वेश्चन हम और लेते हैं, एक वेग का क्वेश्चन हम और लेंगे, उसके अंदर हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उसके अंदर भी एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। वेग के क्वेश्चन में हमें खुद एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु है, कोई हाइड्रोजन परमाणु, और उस हाइड्रोजन परमाणु या फिर He+ ले लेते हैं, He+ के दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन की चाल प्रकाश की चाल से कितनी गुनी है, प्रकाश की चाल से कितनी गुनी है। ठीक है, तो आप खुद देखिए हमारे इसमें वेग वाला सूत्र ढंग से देखें। वेग वाले सूत्र में आपको मालूम पड़ जाएगा हमको क्या सूत्र लगाना है, कौन सा वाला लगाना है। तो हमको प्रकाश की चाल से तुलना करनी है, तो प्रकाश की चाल से तुलना करनी है तो ये होगा Vn बराबर C/137 Z/n। तो ये वाले सूत्र को काम में लेना है और इसमें Z/n ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो Vn बराबर C/137 Z/n। ओके, अब बस मान रखना है। He+ की बात हुई है तो He+ के लिए Z का मान है 2, N का मान कौन से कक्षक के लिए बात कर रहा है, ये दूसरे कक्षक के लिए बात हो रही है। तो दूसरे कक्षक के लिए N का मान होता है 2, Z He से पता चला है ना इसका परमाणु क्रमांक, और N मतलब कौन से कक्षक के लिए, दूसरे कक्षक के लिए। ये कैंसिल हो गया तो Vn बटा आ गया 137, सॉरी Vn/c, क्योंकि अपन को प्रकाश के वेग से तुलना करनी है। तो प्रकाश के वेग से तुलना करनी है तो प्रकाश का वेग जाएगा उधर। ये क्या कहता है, ये कहता है ये कह रहा है, इसका मीनिंग है दूसरे कक्षक में जो वेग है वो प्रकाश का कितना गुना है। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ इसका मीनिंग ये होता है, दूसरे कक्षक में प्रकाश का वेग, दूसरे कक्षक में जो वेग है, चाल है, वो प्रकाश के चाल से कितनी गुनी है। सामने कितना दिख रहा है, 1/137, तो कितनी गुनी हुई प्रकाश की चाल से, 1/137 गुनी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम परमाणु भौतिकी को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।